नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप लोग बेसब्री से हमारी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे और जितनी भी तैयारी होगी सब आप लोग लगा दिए होंगे इसी में। तो चलिए दोस्त, शुरू किया जाए आज का सेशन। और कल मैंने आपको सिलेबस पर डिस्कशन किया। सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और यह भी बताया कि साइंस का कौन सा पार्ट कितना नंबर कैरी करता है। तो मैंने आपको वादा किया था, तो उस वादे पर मैं निरंतर चलता रहूँगा। बस आपका साथ चाहिए होगा कि आप लोग साथ में हमेशा बने रहिएगा। सफलता आपको तो मिलनी ही है अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो। चलिए दोस्त, किस किस टॉपिक के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं तो ये बार बार बताना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार और बताना चाहेंगे। देख लीजिए, आरआरबी, ग्रुप डी, लेखपाल, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ऑल वनडे एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए यह है। एस्टेट के लिए भी है, क्योंकि साइंस कहीं से अलग से नहीं आएगा। जो भी साइंस का पार्ट होगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। इससे बाहर क्या, इससे कम ही आएगा, क्योंकि रेलवे को आपने देखा होगा कि हमेशा एकदम अस्तर का प्रश्न पूछता है जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ लोग शोर मचा के पढ़ते हैं, एकदम भौकाल मचाते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अरे यार, भौकाल क्यों मचाना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो पहले से क्यों चिल्लाना भाई, वही है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता शोर मचानी चाहिए, आपकी मेहनत नहीं। मेहनत आप करते रहिए, शांति से करिए, सफलता शोर मचानी चाहिए आपकी। तो चलिए दोस्त, आज शुरू करते हैं साइंस पर। तो साइंस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइंस में क्या शुरू किया जाएगा। तो साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी शुरू किया जाएगा। बायोलॉजी आप लोग जानते ही हैं, इसका सामान्य परिचय मैंने पहले भी दिया हुआ है, पहले के वीडियोस मेरे देखेंगे तो उसमें है। बायो धन लोगस, बायो का मतलब क्या होता है, जीव जंतु होता है। लोगस का मतलब अध्ययन होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन यानी कि जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के बाद देखें अब सबसे पहले तो अब शाखाओं में आप कंफ्यूज रहते हैं कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। बायोलॉजी की शाखाएं आप लोग ज़्यादातर भाई वही जो एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं, आप लोगों को दो ही प्रकार की पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी जंतु, जिसे आप लोग जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसे आप लोग बॉटनी कहते हैं। दो ही पढ़ाया जाता है। वैसे तो शाखाएं बहुत सारी हैं, जितने पार्ट होते हैं अध्ययन करने के लिए उतनी शाखाएं होती हैं, लेकिन इतनी शाखाएं पढ़ेंगे तब तो पढ़ते ही रह जाएंगे, उसमें पीएचडी नहीं हासिल करनी है। तो शाखाएं हमें मुख्यतः तीन ही पढ़नी है। तीन ही शाखाओं को आप पढ़ के आराम से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने तीन ही पार्ट में इसे डिवाइड किया है और तीन ही पार्ट में मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा भी। तो देखिए, पहला जो है आपका जंतु विज्ञान। पहला क्या है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को भाई अंग्रेजी में भी जान लेंगे तो इसे कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब आप समझते ही हैं, जंतुओं का अध्ययन, सभी जंतुओं का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन। और कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते ही रहेंगे तो जो मानव है वह भी जंतु विज्ञान में ही आता है, यानी कि एक प्रकार का जंतु ही कहलाता है। अपने आप को जंतु के से अलग मत रखिए। जंतु से अलग आप तब होते हैं जब आपके पास मस्तिष्क यानी कि सोचने समझने की क्षमता होती है। यही एक गुण है जो मानव को जंतुओं से अलग रखता है। तो ये हुआ आपका जंतु विज्ञान, ठीक। उसके बाद आता है आपका ये वनस्पति विज्ञान। क्या आता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं बॉटनी, जो आपका दूसरा पार्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बॉटनी। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो भाई आपका जंतु विज्ञान जो है ये क्या कहलाता है, इसके जनक कौन कहलाते हैं? तो जनक की बात कर ले, क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इसलिए इनको कहा जाता है बायोलॉजी का जनक। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो अब इनका नाम क्या है भाई? तो इनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है भाई इनका? अरस्तु। अंग्रेजी में बात करेंगे तो इनका नाम लिखा होता है एरिस्टोटल। क्या लिखा होता है भाई? एरिस्टोटल लिखा होता है। तो अब बताइए, आप अंग्रेजी पढ़िए या हिंदी पढ़िए, अरस्तु पढ़िए या एरिस्टोटल पढ़िए, नाम उन्हीं का है, इंसान वही मिलेंगे।
जनक बदल नहीं जाएंगे इनके। और बायोलॉजी के जनक की बात करेंगे तो बायोलॉजी के भी जनक कौन कहलाते हैं, तो आपके अरस्तु जी ही कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉटनी की बात आती है। बॉटनी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे भाई, तो बॉटनी के अंदर हम जितने भी ब्रह्मांड में आपके पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स जितने भी हैं, जितने भी क्या है प्लांट्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद आता है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी जिसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसे कहते हैं आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान बड़े वाले हो गए, वनस्पति विज्ञान प्लांट्स हो गए, सूक्ष्म जीव विज्ञान में कौन आएंगे फिर, सूक्ष्म जीव विज्ञान में आपके भाई आएंगे, देखिए ये जो एक कोशिकीय होते हैं ना, एक कोशिकीय होते हैं, और एक कोशिकीय के साथ उनका अगर नाम हम देखें तो नाम में जैसे कि आपके आ गए जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, विषाणु, और आपके आ गए शैवाल, शैवाल के साथ आपको देखना पड़ जाएगा कवक, शैवाल, कवक, ये सारी चीजें किस में आएंगी आपके, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी सूक्ष्म जीव विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में अब ये देखिए जीवाणु का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया। जीवाणु का मतलब क्या है, बैक्टीरिया। अब विषाणु, विषाणु को क्या कहते हैं, तो भाई वायरस कहते हैं। शैवाल तो आप लोग जानते ही हैं, एल्गी और फंजाई जानते ही हैं, तो एल्गी और फंजाई भी जानते रहिए। तो ये सारी चीजों पर हमें अध्ययन करना है। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव नहीं कहेंगे, जीव कहेंगे तो भाई फिर इसमें आ जाएंगे, तो सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है भाई, तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो छोटा पौधा हो चाहे बड़ा वाला पेड़ हो, सबका अध्ययन इसी के अंतर्गत हम करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या हो गया, तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ठीक है, तो अब ये मैंने जंतु विज्ञान और जूलॉजी, ये बोलते हैं इसे बायोलॉजी, दोनों का जनक बता दिया। तो भाई इनका भी जानते रहिए, इनके क्या है भाई, थियोफ्रेस्टस, क्या नाम है उनका, थियोफ्रेस्टस है इनके जनक का नाम। जानना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, कलम कापी लेके बैठा कीजिए। जो भी पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, सारी पॉइंट्स में से कोई बात ऐसी नहीं होगी कि जो अन्यथा जाएगी, सारी की सारी आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण मतलब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक, तो इतनी चीजें जब आपके हो गई हैं, तो अब देख लेते हैं कि बायोलॉजी में हमें पढ़ना कौन कौन सी टॉपिक है। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं, क्या करते हैं भाई, एनसीईआरटी को बेस्ड बनाते हैं और उसी के अनुसार पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक्स दी हुई हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि बस मस्ती करना है, तो मस्ती नहीं करनी है, हमें उसी के अनुसार क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, और ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आराम से ले सकते हैं। लीजिए, हो गया आपके लायक, आपके स्क्रीनशॉट लायक हो गया। तो ये रहा आपका, अगर आप करेंगे तो आरआरबी भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट तो इन्हीं को किया जा रहा है, सबसे ज्यादा हाईलाइट इन्हीं को किया जा रहा है, तो इसी का ये सिलेबस बन जाएगा। अब देख लीजिए, तो सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहली टॉपिक आपको दिख रही है कि पोषण। क्या दिख रहा है भाई, पोषण, यानी कि क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब ये जो न्यूट्रिशन है भाई, न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो पोषक तत्व आते हैं, पोषण हमारे शरीर का कैसे होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कैसे होती है, इन सभी चीजों को हमें पोषण के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, पोषण के अंतर्गत, न्यूट्रिशन। ठीक, उसके बाद आ गया आपका पाचन। क्या आ गया, पाचन। भाई पाचन नहीं, पाचन तंत्र कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें सभी पाचन तंत्र को पत्रों नहीं भाई, पाचन तंत्र। ठीक, पाचन तंत्र, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, तो इसे कहेंगे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा जो भोजन को छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को छोटे छोटे भागों में, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में जो तोड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग पाचन कहते हैं। और पाचन में जो अंग
प्रयोग किए जाते हैं, वो जब संयुक्त रूप से एकत्रित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पाचन तंत्र। यानी कि पाचन तंत्र के बारे में भी हमें क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है रक्त। रक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, रक्त को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लड। दूसरा नाम क्या कहते हैं, खून। खून कर दिया, ठीक है। रक्त मैंने लाल से ही लिख दिया है, लाल कलर का ही होता है रक्त आपका। रक्त में आपकी कौन सी रक्त क्या कार्य करती है, उसका जीवन काल का क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे, ब्लड की खोज किसने की थी इसको भी जानना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, ब्लड की खोज किसने की थी, तो सारी चीजें हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। हमारे शरीर में ब्लड का क्या महत्व है उसको भी पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका रक्त। रक्त के बाद चले तो देखेंगे आगे आ गया क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आ गया भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, यानी कि परिसंचरण तंत्र आ गया। क्या आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हिंदी में क्या कहते हैं, तो परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में पढ़ना होगा भाई कि हमारे शरीर में किन किन चीजों का परिवहन हो रहा है, तो परिसंचरण तंत्र उसी में आएगा, ठीक है। परिसंचरण तंत्र में ही परिवहन आएगा। परिवहन में आपका रक्त भी आ जाएगा, उसी में आता है। लेकिन जब तंत्र की बात करेंगे तो तंत्र में जैसे आपका हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सारी चीजों को उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं फिर अगला, इसके स्केलेटल सिस्टम। क्या है भाई, स्केलेटल सिस्टम ना। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसके बारे में पढ़ें, ये यानी कि कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र हमारा जो है, कंकाल तंत्र का मतलब ही जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है उसका ढांचा किससे बना हुआ है, तो ढांचे को ही हम लोग क्या किसमें पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक। अब स्केलेटल सिस्टम जो है इसको देख लिया जाए, तो इसको जब देखेंगे स्केलेटल सिस्टम, ठीक। इस सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं, कितने जोड़ पाए जाते हैं, जैसे हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, वक्ष पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये होता है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हमें हड्डियों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन, एक्सक्रीशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक। एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम कहिए या एक्सक्रेटरी, टरी कर लेंगे तब भी ठीक है भाई, टरी करना है आपको तो यहाँ आरवाई कर दीजिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आता है भाई, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अपच होते हैं। अपच होते हैं मतलब जो पच नहीं पाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। शरीर से बाहर निकालना पड़ता है तो वो उत्सर्जन का कार्य हुआ। जैसे कि पसीना हुआ तो पसीने को भी शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, पसीना हो गया, यूरिया हो गई, ये सारी चीजें अगर हमारे शरीर में ही रह जाए तो विषाक्त का काम करेंगी, विष का काम करेंगी, विषैली हो जाएंगी। तो ये जब विषैली हो जाएंगी तो हमारे शरीर को क्या हो जाएगा, हानि पहुंचेगी। जब हानि पहुंचेगी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये सिस्टम बना हुआ है। कौन सा सिस्टम बना हुआ है, उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है तंत्रिका तंत्र। क्या आता है भाई, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है, अब आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, जिसमें आता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क ही हमें क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र ही हमें जानवरों से थोड़ा अलग बनाता है। जानवरों से क्या करता है, अलग बनाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में ही पाया जाता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क में होती है सोचने समझने की क्षमता। और सोचने समझने की जो क्षमता होती है वही हमें क्या करती है, अन्य जीवों से अलग बनाती है। तो अन्य जीवों से अलग बनाती है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया भाई। हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, बहुत महत्वपूर्ण हुआ। उसके बाद आता है अंतःस्रावी तंत्र। क्या आता है भाई, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है दोस्तों, इसमें कुछ ग्रंथियां आती हैं, जैसे बहिस्रावी ग्रंथि आ गई, अंतःस्रावी ग्रंथि आ गई, मिश्रित ग्रंथि आ गई। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं कुछ एंजाइम्स हमारे पाचन और हमारी क्रियाओं को संपूर्ण होने के लिए, संपन्न करने के लिए कुछ एंजाइम्स का स्राव करती हैं, कुछ हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यहीं से ओज का स्राव होता है। तो इनकी ग्रंथियों के बारे में भी हमें क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमें अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। सबसे पहले कोई पढ़ाना चाहता है तो यहीं से शुरू करता है। सबसे पहले कोई पढ़ाना चाहता है तो कहां से शुरू करता है, सेल से शुरू करता है। क्यों सेल से शुरू करता है भाई, कि हमारे जितने ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी हैं सबकी जैविक इकाई, फंडामेंटल इकाई, स्ट्रक्चरल इकाई, फंक्शनल इकाई जिसे यूनिट जिसे कहते हैं, वही है हमारी कोशिका। यानी कि हमारा जो ये शरीर बना हुआ है एक कोशिका से बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो भाई जरूरी हुआ तो इसके बारे में शुरू से ही शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले लोग कहाँ से शुरू करते हैं, विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो कोशिका से ही पढ़ना शुरू करते हैं ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद आता है टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, कोशिकाओं से मिलने के बाद क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक को अंग्रेजी में भैया क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे टिश्यू, यानी कि ऊतक। टिश्यू यानी कि ऊतक। अब ये जो टिश्यू होता है भाई, टिश्यू कोशिकाओं के मिलने के बाद तब जाके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद हमारे आर्गन बनते हैं, आर्गन के बाद हमारे आर्गन सिस्टम बनते हैं, आर्गन सिस्टम के बाद हमारा शरीर बनता है। तो ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा और पेपर में हमारे काम आएगा। उसके बाद आता है जीवों में प्रजनन। जीवों में प्रजनन का मतलब होता है क्या भाई, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी आप जानते हैं कि ये पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। किसमें होता है भाई, पादप में भी होता है, पादप यानी कि प्लांट्स में भी होता है, और दूसरा किसमें होता है, जंतुओं में होता है। जंतु मतलब एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में अब मानव भी आते हैं तो मानव के बारे में ही पढ़ना पड़ जाएगा। तो प्रजनन यानी कि संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता, संतान जो उत्पन्न करते हैं हम लोग, वही होता है क्या, रिप्रोडक्शन। उसकी क्रिया जो होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन होता कैसे है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें, क्या क्या अंग आते हैं, कौन से अंग आते हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीजें उसमें जरूरी होती हैं, जैसे कि शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया, युग्मनज बनते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। और सहायक अंग क्या होते हैं, सहायक लैंगिक अंग क्या होते हैं, तो उसके मुख्य यानी कि प्राथमिक अंग क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अगले नंबर पे आता है आनुवांशिकी। क्या आता है, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स। आनुवांशिकी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, अंग्रेजी में इसको कहेंगे जेनेटिक्स, ठीक, जेनेटिक्स कहेंगे। जेनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप जानते ही हैं कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना। माता पिता के किसी लड़के को देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो उनके जैसा दिख रहा है। क्यों दिखता है, क्योंकि आनुवांशिकी का नियम है। किसका नियम है, आनुवांशिकी का नियम है। आनुवांशिकी में भाई अब आनुवांशिकी पदार्थ भी होते हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, गुणसूत्र हो गया। इनके बारे में पढ़ना होगा कि भाई कैसे जाता है कि माता पिता हैं, उनका लक्षण उनके लड़के में चला गया, कैसे चला गया, तो उसके बारे में भी जानना होगा। उसके जनक कौन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेंडल जी को जानते हैं और डार्विन जी को जानते हैं। तो ये सब वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ये बताते हैं कि माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, संतानों में जाते हैं। तो संतानों में जब जाते हैं तो उन्हीं को आनुवांशिकी में हम लोग क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ जाएगा। और उनके जो अणु हैं, आनुवांशिकी पदार्थ हैं, आनुवांशिकी अणु हैं, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ही। और उसके बाद आता है वनस्पति। वनस्पति का मतलब ही हो गया, अब देखिए सबसे बड़ा खेल, वनस्पति लिख दिया है। वनस्पति लिख दिया है, इसका मतलब है कि इसमें सारी वनस्पतियों का हमें क्या करना होगा, वर्गीकरण करना पड़ जाएगा। जैसे कि हो गया प्लांट हो गया, किस वर्ग में आता है, इसका कार्य क्या है, इसके बीज कैसे होते हैं, इसके फल कैसे होते हैं, इनके कौन से अंग को खाया जाता है, इनका रंग क्यों होता है, फलों का रंग ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। किसके बारे में भाई, वनस्पति के अंतर्गत पढ़ना पड़ जाएगा कि फलों का रंग
ऐसा क्यों होता है, किसी का रंग हरा क्यों होता है, किसी का रंग बैंगनी क्यों होता है, किसी का रंग लाल क्यों होता है, तो सारे ये सारे तीखा क्यों होता है भाई, मिर्च तीखी क्यों होती है, गाजर का रंग कैसा होता है, गाजर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो किसके अंदर अंदर पढ़नी पड़ेंगी, तो इसी के अंदर पढ़नी पड़ेंगी भाई। इसमें अब जैसे बीज हो गया, बीज में 2 पत्री बीज होते हैं, एक पत्री बीज होता है जिम्नोस्पर्म और क्या बोलते हैं उसे, तो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें भी आएंगी। उसके बाद अगले नंबर पे कौन आ रहा है भाई, अगले नंबर पे आपको दिख रहा है डिजीज। क्या दिख रहा है, डिजीज। डिजीज मतलब रोग। रोग, मानव शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, संक्रामक रोग क्या है, तो इन सब के बारे में, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, टीबी हो गई, किसके कारण होती है, किसके कारण ये होते हैं, और आपका हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, तो ये सारे के सारे जो रोग हैं किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपके ये रोग यानी कि डिजीज वाले चैप्टर के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत हमें इसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, और अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से हम लोग पढ़ लेंगे कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, और ये रोग किस अंग को प्रभावित करता है इसके बारे में भी जानना है। किस अंग को प्रभावित करता है, किसके कारण होता है, और होता कैसा, संक्रामक रोग है और कैसा रोग होता है, इतना पढ़ लेंगे तो रोग के बारे में समाप्त हो जाएगा कार्य। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जीवों का अध्ययन। ठीक, जीवों का अध्ययन में किस वर्ग में आते हैं, क्या कार्य है, इनका शारीरिक संगठन कैसा है, और ये किस तरह का कार्य करते हैं, या फिर मानव या फिर पृथ्वी पर ब्रह्मांड में या इनका महत्व क्या है, इसके बारे में हम इसके अंतर्गत रहेंगे। ठीक, तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लेंगे तब जाके हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ना जब हम शुरू करेंगे दोस्त, तो आप लोग जानते ही हैं। अब बताइए इसमें से क्या है अगला। अगला आपको दिख रहा है, पहले नंबर पे आपको दिख रहा है पोषण, जो एनसीईआरटी में भी पहले ही नंबर पर आता है। किसमें, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पहला लेसन का नाम ही है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में लिखा हुआ है पोषण। जैव प्रक्रम में क्या लिखा हुआ है भाई, तो जैव प्रक्रम में आपका पहला लेसन ही है क्या, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। चलिए भाई आप ऊपर चले जाइए, अब यहाँ से थोड़ा सा शुरू किया जाए। क्या है, ये है आपका पोषण। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया, तो पोषण को अंग्रेजी में कहेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहेंगे ना। पोषण होता क्या है, पोषण की परिभाषा क्या है, सीधी सीधी बात है भाई। पोषण की परिभाषा आप लोग बीए, बीएससी, एमएससी कर लेते हैं और एक छोटी सी परिभाषा को एक छोटे से शब्द को परिभाषित नहीं कर पाते। बस इसके बारे में जान जाइए कि ये है क्या। तो इसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो भोजन का ऑक्सीकरण करके शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना या प्रदान करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या हो गया, क्या कहेंगे इसको, तो भोजन का ऑक्सीकरण करके शरीर या जीवों शरीर, ओ क्या लिख दिए यहाँ, जीवों बोल दिए तो जीवों लिखने जा रहे हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। अब इतना तो आपको जानना पड़ेगा, कहते हैं। ये चीजें नहीं जानेंगे तो फिर कोई मतलब है नहीं। इसे क्या कहते हैं भाई, पोषण कहते हैं। तो पोषण होता कितने प्रकार का, पोषण होता कैसे है, ये सारी चीजें भी जानना होगा। जैसे अब जानते ही हैं आप लोग
तो इसमें ये बताइए कि पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, जरा ये बता दीजिएगा। तो ये होता कैसे है भाई, तो पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण आपको कितने प्रकार का मिल जाएगा भाई, तो पोषण दो प्रकार का मिलता है। कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का पोषण, टू टाइप्स। कितने टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कौन कौन सा होता है भाई, पहला पोषण जो होता है वो होता है स्वपोषी पोषण। कौन सा पोषण, तो इसे कहते हैं स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, कौन सा पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो भाई इसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अभी आपने जो मैंने लिखाया था तो इसलिए पूरा नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए अब आइए इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है ऑटोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये होता है क्या, अब इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं, वह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या हुआ, वे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा स्वयं निर्माण करते हैं या अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब ऐसे जीव होंगे जो सूर्य के प्रकाश द्वारा, यानी कि इसमें अगर उदाहरण दिया जाए तो जैसे में अगर देख लिया जाए, जैसे तो जैसे में क्या होगा भाई, तो जैसे में होते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन भोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया होती है ना सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा, स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया, चलिए ये तो हम आपको आगे ही बताएंगे। पादपों में पोषण जब आएगा तब हम आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बता देंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो अभी 10 मिनट और निकल जाएगा, टाइम बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें फिर। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है, इसका बहुत महत्व नहीं है इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। परपोषी या विषमपोषी जिसे कहते हैं, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण या जिसे कहते हैं आप लोग विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉपिक। कौन सा टॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, चलिए तो क्या सही से लिखें, चलिए अच्छी बात है, अब सही से ही लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इतनी स्पीड में नहीं, स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेंगे और सही से लिखेंगे। लीजिए सही से लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। चलिए भैया डिलीट हो जाइए, फिर से लिख दे रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब दिख रहा है ना, न्यूट्रिशन अब सही से दिख रहा है, चलिए ठीक है। परपोषी पोषण क्या होता है भाई, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, अगर सीधा सीधा बात कहें तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। और भोजन की इस प्रक्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं। भोजन की इस विधि या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में इसमें आ जाएंगे भाई सभी जीव जंतु, सभी
जंतु, जीव जंतु नहीं कहेंगे, जीव कहेंगे तो फिर उसी में आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे, इसलिए इनको अलग करना है। तो क्या हो गए, सभी जंतु आ गए। ठीक, अब ये सभी जंतु आ गए तो अब हम बात करते हैं पोषक तत्व की, किसकी, न्यूट्रिएंट की। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, बस आपको इतना जानना है कि स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। और ये सभी जंतु हैं जो स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मानव हो गए ना, मानव भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है, उन्हें पकड़ता है, खा जाता है, उन्हें पकड़ता है, पकाता है और खा जाता है। तो ये दूसरे पर आश्रित हुआ, मानव दूसरे पर आश्रित हुआ अपने भोजन के लिए, इसलिए इसको कहेंगे क्या, स्वपोषी, परपोषी कहेंगे। और भोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया हुई ना, इसको कहेंगे परपोषी पोषण। अब समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा फिर से। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है भाई न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्वों का। ठीक, पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों को क्या कहेंगे भाई, तो पोषक तत्वों को कहेंगे न्यूट्रिएंट। क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे न्यूट्री ओ, हाथ बहुत तेजी से भागता है भाई। न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, वे पदार्थ जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है, वे पदार्थ जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है उन्हें कहते हैं पोषक तत्व। वे पदार्थ जिनसे जीवों को पोषण प्राप्त होता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। परिभाषा की कोई खास जरूरत है नहीं, बस इतना जानिए कि वे पदार्थ जिनसे पोषण प्राप्त होता है, हमें हमारे शरीर को जिससे पोषण प्राप्त होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो जरूर बताना पड़ेगा। तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो भाई वो आप देख लीजिए, यक्स में देख लीजिए। यक्स का मतलब क्या है, एग्जाम्पल, यक्स भी कर दें तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या होता है भाई, तो ये आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वसा। तीसरा क्या होता है, अब इतना तो दिख जाएगा ना, इतना थोड़ी खराब है। प्रोटीन, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। चौथे नंबर पे देख लें तो क्या होता है, विटामिन हो गया, विटामिन्स। और उसके बाद पांचवें नंबर पर देख लें तो क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। खनिज लवण भी लिखा मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा, खनिज लवण भी लिखा मिलेगा। तो ये खनिज कहिए या खनिज लवण कहिए। ठीक, ये हो गए, यही है पोषक तत्व जिनसे आपके शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि होती है और शरीर की रक्षा होती है। तो यही वो तत्व हैं जिनके लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। जीवों को इतनी मशक्कत किसके लिए करनी पड़ती है, तो जीवों को इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत, इतनी परेशानियां किसके लिए उठानी पड़ती हैं, तो इन्हीं के लिए उठानी पड़ती है। यही जो आपके सामने दिख रहे हैं, यही जो आपके सामने दिख रहे हैं, यही पांचों, इन्हीं के लिए सारी परेशानियां इंसान को उठानी पड़ती हैं। नहीं तो हमें तो लगता है कि सारे इंसान जो थे ना, वो इंसान कोई काम ही नहीं करना चाहते। ऊर्जा प्रदान करने वाले ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स एंड वसा, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, इसे बॉडी बिल्डर कहते हैं। भोजन का क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर कहते हैं प्रोटीन को। अरे आप लोग जिम में जाते होंगे ना, जिम में जाने पर लोग क्या कहते हैं, भाई हाँ प्रोटीन खा के आया करो, प्रोटीन खाओगे तो शरीर बनेगी, मसल्स बढ़ेंगे और आप खली बली बन जाओगे। तो खली बली आप बनेंगे, किससे बनेंगे, तो प्रोटीन से बनेंगे, प्रोटीन आपको खाना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, विटामिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विटामिन लिखा हुआ है। विटामिन से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, विटामिन कहते हैं। विटामिन के बाद नंबर आता है खनिज लवण का। खनिज लवण भी वही कार्य करते हैं जो लगभग विटामिन करता है, जो विटामिन करता है लगभग खनिज
लवण भी वही कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये हो गए आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व हो गए। पोषक तत्व हो गए तो अब चलते हैं, ये बताइए कि पोषक तत्वों के प्रकार कितने होते हैं। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। 2018 में आपके प्रश्न आया हुआ है और 2018 में यहाँ से 2 प्रश्न आया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी की बात करेंगे तो 2018 और 2022 मतलब हर बार प्रश्न तो आता ही आता है, तो इसलिए इनके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये देखिए, पहला क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट। और दूसरा क्या होता है, मैक्रो। दूसरा क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। बाकी आप समझ जाइए भाई, वही लिखा हुआ है ना। तो इसको हिंदी में भी लिखेंगे ना तो ऐसे ही लिखा जाएगा। हिंदी में भी लिखेंगे इसको तो कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, तो हिंदी में भी ये कैसे लिखा जाता है, माइक्रो पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्व। और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा मैक्रो पोषक तत्व। ठीक, ये लिखा जाएगा। हिंदी में भी वही लिखा होता है और क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में भी वही लिखा जाएगा। माइक्रो को अगर लिखना चाहेंगे हिंदी में दूसरा तो सूक्ष्म पोषक तत्व लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। उसे लिखा जाएगा बृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म का मतलब हुआ छोटे, सूक्ष्म, कम, जिनकी मात्रा हमारे शरीर को कम जरूरत पड़ती है। इनकी क्या होती है, इनकी हमारे शरीर को कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम मात्रा में। कितनी मात्रा, मिलीग्राम में। सोच लीजिए, मिलीग्राम में इनकी जरूरत पड़ती है हमें, मिलीग्राम में जिनकी जरूरत पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव नहीं भाई, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहेंगे तो सूक्ष्म जीव तो जीवाणु और वायरस हो गए, उनको छोड़ दीजिए, उनको अभी वहीं रहने दीजिए, उनके बारे में अलग से करेंगे। तो ये माइक्रो, मिलीग्राम में इनकी जरूरत होती है। यानी कि सोचिए, मिलीग्राम का मतलब बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है, ग्राम भी नहीं, मिलीग्राम। अब सोच लीजिए आप लोग कितनी जरूरत पड़ती है इनकी। और जो माइक्रो है, इनकी जरूरत ग्राम में होती है। इनकी जरूरत क्या होती है, ग्राम में होती है, मतलब ज्यादा होती है, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज्यादा होती है। तो अब बताइए माइक्रो में कौन आते हैं, तो माइक्रो में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, तो ये जो आपके हैं, ये दोनों, ये आपका विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अच्छा लिख दें यहाँ पे, लीजिए, यहाँ हिंदी लिखा गया, हम यहाँ अंग्रेजी लिख दे रहे हैं ना। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हो गए, ये दोनों आते हैं माइक्रो पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्व, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम होती है, माइन्यूट सी जरूरत होती है इनकी। जो हमारे शरीर को नीड होती है ना, इसकी बहुत कम नीड होती है। इनकी थोड़ी सी ही मात्रा हमारे शरीर को तार कर देती है। समझ गए, चलिए फिर आगे चलें, इस पे चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में आते हैं भाई, देखिए क्या क्या बचा है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या बच जाते हैं भाई, शुद्ध लिखने वाली बात आ जाती है भाई। आइए मेरा आइए, बस कहाँ जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि एक ही पेज पे आप लोगों को ये मिल सके। बस रुक जाइए। कितना छोटा होगा भाई, थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़ा दे रहे हैं। खींच के छोड़ देने से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए हो गया, अब इसमें इसको हटा दे रहे हैं। पहले क्या है, पहला इसमें क्या है, तो इसमें पहला हो जाएगा कार्बो,
हाइड्रेट्स, पहला हो गया। दूसरा इसमें क्या बन जाता है, फैट। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक, अब इन तीनों में देखिए लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा का, फैट का मतलब वसा और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। ये तीनों ये मैक्रो में आते हैं, ये बड़े हैं, ये बृहद पोषक तत्व हैं। और ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद का मतलब हमारे शरीर को इनकी ज्यादा नीड्स होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और ये क्या होते हैं, इनकी कम मात्रा, बहुत कम मात्रा, माइन्यूट सा इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो चलिए, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आज के लिए तो लेसन बहुत लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। लेसन लंबा हो रहा है, सेशन लंबा हो रहा है, आसान भाषा में है, ये जरूरी है। समझ में आ रहा है, ये जरूरी है। कितना लंबा और कितना छोटा है, इससे कोई मतलब आपको है कि आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ, मैंने जो चीजें पढ़ाया है ये आपके लिए फालतू नहीं है भाई, क्योंकि फालतू की बात आप करेंगे तो मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये है आपके पास 2018 का प्रश्न, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न। अब शिफ्ट कौन सा है ये आप लोग जानिएगा, शिफ्ट मुझे नहीं पता, ये बताइए आप। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। मैंने दो बताया, एक बताया माइक्रो, दूसरा बताया मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बृहद, दोनों मैंने बताया। अब दोनों में से ये पूछ रहा है नहीं है, मैक्रो नहीं है, मतलब बृहद वाला नहीं है, बृहद पोषक तत्व नहीं है पूछ रहा है। बताइए कौन सा नहीं है, आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स को जल्दी से जल्दी भर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी से भर दीजिए। कौन सा नहीं है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो भाई सबसे पहले तो माइक्रो में यही लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे वसा है, वसा भी उस माइक्रो में ही लिखा हुआ है। प्रोटीन ये भी बृहद वाले हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, मैक्रो हो गए। क्या हो गए? मैक्रो हो गए तीनों के तीनों। तो बचा क्या? बचा आपका विटामिन, विटामिन ही आपका माइक्रो है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है भाई? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो ये माइक्रो हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न आया हुआ है, मैंने कहा ना कि आपको थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चलेगा। दोनों चलने का मतलब लीजिए, पहले थियरी हो गई थोड़ी सी, अब लीजिए प्रश्न हो गया। इस तरह से जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो पढ़ने का ये बहुत ही आधुनिक तरीका, बेस्ट फॉर्मूला है पढ़ने का, तैयार करने का। तो ये लीजिए, ये हो गया, ये समझ में आया आपको? चलिए, ये समझ में आ गया है तो एक और लीजिए, दे दनादन, ले दनादन। आप लोग कहिए दे दनादन, मैं कहूंगा ले दनादन। पढ़िए अब निम्नलिखित में, अच्छा हाँ, ये 2022 में आया हुआ है। कब आया था भाई? ये आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में 2022 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है भाई? 2022। ये शायद शिफ्ट 1 का है। कौन सा शिफ्ट का? शिफ्ट 1 का है। अब किस डेट का है ये नहीं पता, शिफ्ट 1 का जान दो। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन कहते हैं? अब बताइए भैया, किसको कहते हैं? ऑप्शन पढ़ दें। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर भोजन, जैसे गेहूं, एक्स का मतलब जैसे, किताब में जैसे लिखा हुआ है, एक्स नहीं लिखा हुआ है। प्रोटीन से भरपूर भोजन, मटर। विटामिन से भरपूर भोजन, सेब। वसा से भरपूर भोजन, मक्खन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो शरीर निर्माण वाला भोजन कहलाता है? जरा जल्दी से बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपको सही हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कौन सा सही हो जाएगा? अभी मैंने बताया ना, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग कौन करता है? बॉडी बिल्डिंग करता है प्रोटीन। प्रोटीन ही हो जाएगा शरीर निर्माण।
हो गया। तो ये कौन हो गया भाई? प्रोटीन हो गया। अब क्या, कहाँ जा रहे हो भाई? कौन सी वो लग गई आपको? लगता है नाराज हो गए हैं बोर्ड महाराज हमसे। लीजिए, कौन हो गया भाई? ये हो गया आपका प्रोटीन। प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट कहा जाता है, जो शरीर का निर्माण करता है। अभी मैंने बताया कि जिम वाले क्या करते हैं, जिम वाले कहते हैं अरे भैया थोड़ा प्रोटीन वोटीन खाइए, बॉडी वॉडी बनाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, लीजिए, हो गया। ये जाम काहे नहीं हो रहे हैं भाई? इनको जाम कर दीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको ना, हो गया। तो आज के लिए मैं इतना ही रखा था कि आज आपको इतना समझाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, इतना प्रश्न लूंगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो क्लास कैसी रही ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई ग्रुप डी वाले स्पेशली बोल रहा हूं कि आप कहीं मत जाइएगा, साइंस तो यहीं से मिल जाएगा आपको। बाकी सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि कैसे कैसे मिलेगा। फ्री, वो क्या बोलते हैं उसे, फ्री ऑफ कास्ट, मतलब पूर्णतः निःशुल्क। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।